हाय एवरीवन, हाइड्रोजन पढ़ रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में डाई हाइड्रोजन के प्रिपरेशन को समझे थे। बहुत सारे मेथड्स थे प्रिपरेशन का, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेंस मेथड, यूएनओज मेथड, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस, और इन सबों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वह लेंस मेथड, जो कि कॉमर्शियल मेथड था, इंडस्ट्रियल मेथड था। दो प्रोसेस हो रहे थे ना उसमें, एक ऑक्सीडेशन एक रिडक्शन। कर क्या रहे थे कि रेड हॉट आयरन से हम लोग पास करवा रहे थे एक एक करके, एक बार सुपर हीटेड स्टीम को और फिर एक बार वाटर गैस को। तो सुपर हीटेड स्टीम पास करवाने से आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा था Fe3O4 में, और फिर जब बाद में हम लोग वाटर गैस पास करवाते थे तो वाटर गैस का जो दोनों कंपोनेंट था, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों जो है उस आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा था आयरन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड था, वर्बली दिमाग में इसको याद रखोगे तो याद रह जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे डाईहाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन। कई प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला कि यह एक कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस गैस है। ना ही कोई कलर है, ना ही कोई स्वाद है, और ना ही कोई स्मेल होता है, कुछ नहीं है इसमें। वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है, ना के बराबर। हाँ, हाईली कंबस्टाइल, बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। कंबस्टाइल मतलब ज्वलनशील, ज्वलनशील मतलब तेजी से आग पकड़ता है, ऐसा। तो हाईली कंबस्टाइल, और चूंकि बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है, जहाँ भी हाई टेम्परेचर मिले कंबशन हो सकता है इसका, इसलिए काफ़ी केयरफुली जो है इसको हैंडल किया जाता है। लाइटेस्ट सब्सटेंस नोन, सबसे हल्का सब्सटेंस है डाईहाइड्रोजन। बोल रहा है कि अबाउट 1 लीटर ऑफ H2 एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वेज ओनली 0.0899 ग्राम। यहाँ से समझा बात को। यदि आप 1 लीटर वाटर लेते हो तो यह तकरीबन 1000 ग्राम के बराबर होगा, तकरीबन। लेकिन वही आप 1 लीटर डाईहाइड्रोजन लेते हो तो यह 1 ग्राम भी नहीं हो रहा है। देख रहे हो, 0.0899 ग्राम है। मतलब इसको बहुत भी करोगे ना आप तो 0.1 ग्राम लिख सकते हो, ऐसा। कितना अंतर है देख लो। 1 लीटर वाटर लेने से यह तकरीबन 1000 ग्राम हो रहा है, जबकि 1 लीटर डाईहाइड्रोजन लेने से 1 ग्राम भी नहीं हो रहा है। इसलिए बोल रहा है कि सबसे हल्का सब्सटेंस के रूप में जाना जाता है H2। लाइटेस्ट सब्सटेंस है, सबसे हल्का। बोल रहा है कि बहुत ही स्टेबल है, वेरी स्टेबल। डाईहाइड्रोजन इज वेरी स्टेबल सब्सटेंस। यदि इसको तोड़ना है, डिकम्पोज करना है एटम में, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। 2000 केल्विन के आसपास बताए थे इसको, इसके बारे में, कि जो सन और बाकी के स्टार्स हैं हाइड्रोजन से ही बने हैं, लेकिन उनके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन जो है एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। रीजन की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वह क्या करता है कि ऐसे H2 को तोड़ देता है हाइड्रोजन में, गैसियस हाइड्रोजन एटम में टूट जाएगा, ऐसा। एनर्जी चेंज जो है इसका, इंथैल्पी चेंज, वह +436 किलो जूल पर मोल है, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 436 किलो का मतलब होता है 1000 जूल पर मोल। कि H2 के 1 मोल मॉलिक्यूल को आप तोड़ोगे तो 4,36,000 जूल एनर्जी लगेगा, तब जाकर के H2 डिसोसिएट करेगा इसके एटम्स में। तो वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल इज H2, याद रखना। H2 जो है वह बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है, आसानी से टूटता नहीं है। उसके बाद
या जो H2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है HH, वैसे और भी सिंगल बॉन्ड ले लो CH, OH, NH, FF, ऐसे कोई भी सिंगल बॉन्ड आप ले लो, तो बोल रहा है कि इन सारे सिंगल बॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी जो लगता है टूटने में वह H2 बॉन्ड का। तो H2 बॉन्ड हैज हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी D। और इसका रीजन क्या हुआ, तो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होगा, क्योंकि काफ़ी छोटा होगा। और छोटा क्यों होगा, तो इसको आप बॉन्डिंग के मदद से समझना होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है 1s1, एकमात्र इलेक्ट्रॉन 1s में है। अब जब दो हाइड्रोजन आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स s s, तो ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आएगा। अब चूंकि ये दोनों 1s ऑर्बिटल है और 1s ऑर्बिटल का साइज स्मॉलेस्ट होता है, 1s ऑर्बिटल से छोटा ऑर्बिटल तो कोई है ही नहीं। तो जब सबसे छोटे ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है तो ऑब्वियसली बॉन्ड भी सबसे छोटा होगा, नो डाउट। और बॉन्ड जब सबसे छोटा होगा तो जाहिर सी बात है कि सबसे मजबूत होगा। इसलिए बोल रहा है कि जितने भी ऐसे सिंगल बॉन्ड्स जाने जाते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड्स में जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वह डाईहाइड्रोजन का ही होता है। और इसका रीजन को हम एक्सप्लेन किए कि डाईहाइड्रोजन जो है बना है दो 1s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, और 1s ऑर्बिटल चूंकि सबसे छोटा साइज का है तो बॉन्ड सबसे छोटा बनेगा, या यूँ बोले कि बॉन्ड सबसे मजबूत बनेगा। और जब सबसे मजबूत बॉन्ड होगा तो तोड़ने में एनर्जी भी सबसे ज़्यादा लगेगा, सबसे अधिक एनर्जी लगेगा। और साफ साफ देख रहे हैं हम कि H2 चूंकि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए यह काफ़ी कम रिएक्टिव होगा, वेरी लेस रिएक्टिव। समझ गए ना इन फैक्ट्स को। तो ये थे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज डाईहाइड्रोजन के। इसमें से इम्पॉर्टेंट 2 बात हो गया, एक कि यह लाइटेस्ट है, लगभग 1 लीटर हाइड्रोजन जो है 0.1 ग्राम भी नहीं हो रहा है, और दूसरा इसका स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। अब चूंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव तो है नहीं डाईहाइड्रोजन, तो इसके रिएक्शंस बहुत अधिक होने वाले नहीं हैं। जो भी कुछ सीमित रिएक्शंस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। कुछ सिंपल से रिएक्शंस, तो अब बारी आती है रिएक्शंस ऑफ डाईहाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन के रिएक्शंस की। और इसमें से सबसे पहला रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्शन। तो कुछ सिलेक्टेड मेटल्स हैं जिनके साथ रिएक्शन करके जो है यह बनाता है स्पेसिफिक सब्सटेंस। जैसे सोडियम का रिएक्शन डायरेक्ट हाइड्रोजन से करवाओगे तो सोडियम हाइड्राइड बनता है, दिस इज सोडियम हाइड्राइड। उसी प्रकार से आप कैल्शियम का रिएक्शन करवाते हो तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा। लेकिन वही आप निकेल का रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ निकेल हाइड्राइड नहीं होता है, बल्कि निकेल के सरफेस पर हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है। इसको ऐसे पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एडजॉर्ब्ड ऑन निकेल सरफेस। निकेल सॉलिड मेटल है ना, तो उसके मेटल पर हाइड्रोजन गैस जाकर के जमा हो जाएगा, एडजॉर्प्शन हो जाता है उसका। और किसी भी मेटल सरफेस पर यदि एडजॉर्प्शन हो तो उस प्रोसेस को ऑक्लूजन बोलते हैं, ऑक्लूजन, जो कि एक इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है। क्या इसका मतलब है समझोगे? जैसे मान लो कि यह निकेल मेटल है, निकेल का एक टुकड़ा है, मान लो निकेल है, तो जब मेटल ऐसे होगा, प्योर मेटल, पेंटेड नहीं होना चाहिए, तो इसका सरफेस पूरा स्मूथ नहीं होगा।
सरफेस में कहीं ना कहीं ऐसे खाली जगह बच जाएंगे, तो ये सब जो खाली जगह बचेगा ना, यही सब जगह में हाइड्रोजन गैस जा करके जमा होगा। तो ये सब खाली जगह को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिसेस या इंटरस्टिशियल साइट्स, और वही इंटरस्टिशियल साइट्स को जा करके ऑक्यूपाई करता है यदि हाइड्रोजन, तो यही प्रोसेस कहलाएगा एडजॉर्प्शन या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। और यदि एडजॉर्प्शन स्पेशली मेटल के सरफेस पे हो तो इसको बोलते हैं ऑक्लूजन। द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस इज नोन एज ऑक्लूजन। ध्यान रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हुआ यह ऑक्लूजन। आगे डिटेल में आगे क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो खैर कुछ जो रिएक्टिव मेटल थे बहुत ज़्यादा, उसके साथ तो डायरेक्टली कंबाइन करके हाइड्राइड बनाया, लेकिन कुछ जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जैसे स्पेशली निकेल वगैरह, तो इसमें रिएक्शन करके जो है बोल रहा है कि यार इंटरस्टिशियल हाइड्राइड बनाएगा, मतलब एडजॉर्प्शन होगा, यहाँ स्पेशली कुछ रिएक्शंस वगैरह होना नहीं है। तो यह मेटल के साथ हुआ पहला रिएक्शन इसका। फिर रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में जो सबसे कॉमन रिएक्शन है डाईहाइड्रोजन का, वह है कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, जिससे हाइड्रोकार्बन्स बनता है। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन के साथ देखें, 2H2 प्लस O2 गैस, वेरी हाई टेम्परेचर 970 केल्विन, या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक करेंट। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिक्सचर को मिला करके उतना टेम्परेचर तक आप ही करोगे या इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे उससे, तो ये कंबाइन करके वाटर बनाते हैं 2H2, वो लिक्विड। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, -286 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होता है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन के साथ इसका कम्बिनेशन होता है N2 प्लस 3H2, आयरन कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम प्रोमोटर होता है 673 केल्विन एंड वेरी हाई प्रेशर ऑफ 200 ATM। तो अमोनिया गैस बनता है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक, इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज -92.6 किलो जूल पर मोल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैबर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। क्लास 12 में इन सारे रिएक्शंस को डिटेल में जो है पढ़ना है। समझ रहे हो बात को, क्या बोले सो कि यदि हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन से कंबाइन करवाओ तो ऐसे डायरेक्टली किसी भी नॉन मेटल से या कंबाइन नहीं करेगा, बस इतना याद रखोगे। सब में टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा। रीजन बताए कि हाइड्रोजन काफ़ी कम रिएक्टिव है ना, वेरी स्टेबल है, तोड़ने में उसको एनर्जी ज़्यादा लग जाता है। ऐसा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगा। यहाँ वाटर बन रहा है, यहाँ अमोनिया बन रहा है, दोनों जो है एक्सोथर्मिक नेचर के रिएक्शंस हुए। और यह जो रिएक्शन है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का कंबाइन करके इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड मोलिब्डेनम, Fe आयरन हुआ, MO मोलिब्डेनम, अमोनिया गैस का बनना, टेम्परेचर प्रेशर जो है, टेम्परेचर तो मॉडरेट है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हैबर प्रोसेस। अब उसी प्रकार से कोई हैलोजन से आप कंबाइन करवाते हो, यदि H2 प्लस X2, X यहाँ हैलोजन होगा, FCl Br I वगैरह हो सकता है, तो डायरेक्ट हाइड्रोजन हेलाइड बनता है, हाइड्रोजन हेलाइड बनेगा, माने हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, गैसियस सब्सटेंस होएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट कि कार्बन के साथ यदि डायरेक्ट डाईहाइड्रोजन को कंबाइन करवाओगे, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड, अप्रॉक्स 3000 केल्विन, तब जाकर के यहाँ से एसिटाइलिन गैस बनता है, C2H2 एसिटाइलिन, जिसको इथाइन गैस भी हम लोग बोलते हैं, इथाइन गैस। ऐसे तो जो मोस्ट कॉमन नॉन मेटल्स हैं, मोस्ट कॉमन नॉन मेटल्स में क्या आता है, ग्रुप 17 के जितने मेटल्स हैं जिसको हम लोग हैलोजन्स बोलते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और कार्बन हो गया। तो इन सारे नॉन मेटल्स के साथ हाइड्रोजन कंबाइन करता है, लेकिन आसानी से नहीं। सारे रिएक्शन में देख रहे हो बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है, हीट बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है इस फैक्ट में कि हाइड्रोजन काफ़ी कम रिएक्टिव है, क्यों है इसको पहले हम लोग जो है एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये थे कुछ मेटल्स के साथ रिएक्शन, जिसमें डाईहाइड्रोजन हाइड्राइड बना रहा है, बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ एडजॉर्प्शन हो रहा है, माने ऑक्लूजन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ये नॉर्मल हुआ, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड क्या होता है बता दिए। नॉन मेटल्स में हम बता दिए कि यहाँ जो है जनरली उस नॉन मेटल का
हाइड्राइड ही बन रहा है हाइड्रोजन के फॉर्म में। ऐसे यहाँ नाइट्रोजन है तो NH3 बना, ऑक्सीजन है तो H2O बना, हेलोजन है तो HX बना, कार्बन है तो फिर एसिटाइलिन बन गया। लेकिन रिएक्शन सब जो है सब में बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रहा है। अब कुछ मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन, तो पहले ही हम लोग देखे हैं हाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। ये करेगा क्या कि मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देगा, मेटल ऑक्साइड्स को जो है या रिड्यूस कर देगा मेटल में, और ऑक्सीजन से खुद कंबाइन करके बना लेगा H2O। तो नेक्स्ट इसमें क्या बोले, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स। तो यह जो डाई हाइड्रोजन है ना, यह रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ये करेगा क्या कि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा मेटल में, प्लस यहाँ से निकलेगा H2O। बस इतना सा बात याद रखोगे। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसको आप H2 के साथ हीट करोगे तो इसका ऑक्सीजन यहाँ से हट जाएगा, कॉपर प्लस H2O। कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ 0 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे यदि देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, या ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ साथ में ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन हट गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर का घटना चाहे ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन ही कहलाता है, और H2 यहाँ ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। या ऑक्सीडेशन नंबर भी देख सकते हो, इसका 0 है, यहाँ +1 है, तो ये हो जाएगा यहाँ से ऑक्सीडेशन। उसके बाद फिर फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 हाइड्रोजन से कंबाइन करता है, तो 3 आयरन + 4 H2O बनता है। इसको पहले भी हम लोग देखें, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +8/3, यहाँ 0, तो फिर से आयरन का यहाँ हो गया रिडक्शन और हाइड्रोजन का खुद हो गया ऑक्सीडेशन। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस कर देता है मेटल में, और खुद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बनाता है क्या, H2O। एक इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अलग से, और वह है रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। रिएक्शन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बोला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ डाई हाइड्रोजन कंबाइन करता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम का ऑक्साइड होता है। हाई टेम्परेचर प्रेशर है, चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 दोनों गैसेस हैं, और जब भी दो गैसों का रिएक्शन आप करवाओगे तो प्रेशर वहाँ ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, याद रखोगे इस बात को। तो 700 केल्विन और प्रेशर है 200 atm, तो बनता है मिथेनॉल। मिथेनॉल बनाने का यह इंडस्ट्रियल मेथड भी है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जिसको हम लोग वाटर गैस भी बोलते हैं ना, लेकिन वहाँ रेशियो 1:1 होता है, यहाँ 1:2 है, तो इसको सीन गैस हम लोग बोलेंगे। तो जब सीन गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिक्सचर को जिंक और क्रोमियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ट्रीट करवाते हैं वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है मिथेनॉल का। तो यह एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ भी यह जिंक और क्रोमियम का ऑक्साइड देखोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली वहाँ से आप क्या बना दोगे, मिथेनॉल बना दोगे, क्योंकि मिथेनॉल बनाने का यह इंडस्ट्रियल मेथड है जो हम लोग क्लास 12th अल्कोहल वाले चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। उसके बाद डाईहाइड्रोजन का एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हाइड्रोजिनेशन के लिए, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं अनसैचुरेटेड उनका।
हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड्स, जिसमें बेसिकली 3 आते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली 3, अल्केन्स जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइंस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यदि कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यदि केवल सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा अब जो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये सैचुरेटेड में बदल सकते हैं और सैचुरेटेड वाले अनसैचुरेटेड में, लेकिन अनसैचुरेटेड का सैचुरेटेड में बदलना ज़्यादा कॉमन है। तो अनसैचुरेटेड का सैचुरेटेड में बदलने का मतलब हुआ कि आप अल्कीन और अल्काइन को बदलोगे किसमें, अल्केन में। तो बदलेंगे तो क्या होगा कि जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हो या बदलेगा सिंगल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड में बदलने का मतलब हुआ कि जैसे आप इस प्रकार से कोई अल्कीन लिए, ठीक, इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब अल्कीन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि इसके लिए कोई सॉलिड कैटलिस्ट लेते हैं, निकेल, प्लेटिनम वगैरह ऐसे। तो क्या होगा कि यहाँ जो डबल बॉन्ड देख रहे हो और H2 का मतलब तो ऐसे ना हुआ भाई, ऐसे इस प्रकार से। तो रिएक्शन सिंपल सा है कि यह जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक जो पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस कार्बन पे, एक आएगा इस पर। अब यहाँ H2 है तो H2 में भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के जुड़ जाएगा इस कार्बन पे और एक ही आ जाएगा यहाँ। तो कैसे हो जाएगा, फिर हो जाएगा कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये डबल बॉन्ड तो हट गया, अब सिंगल बॉन्ड बचा, कार्बन और एक हाइड्रोजन यहाँ। देखो यहाँ डबल बॉन्ड था तो ये अनसैचुरेटेड हुआ ना, अनसैचुरेटेड हुआ, लेकिन यहाँ सब सिंगल बचा तो ये सैचुरेटेड हो गया ऐसे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है हम लोग बदलते हैं बाय हाइड्रोजनेशन। और हाइड्रोजनेशन के लिए जो है हम लोग कोई सॉलिड मेटल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। वे सॉलिड मेटल कैटलिस्ट में निकेल हो सकते हैं, पैलेडियम हो सकते हैं, प्लेटिनम हो सकते हैं, ऐसे कई मेटल्स हो सकते हैं। कुछ कॉमन सा एग्जाम्पल रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे इथीन लोगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है, और इसमें यदि H2 जोड़ोगे, निकेल वगैरह लेना है, प्लेटिनम लेना है, पैलेडियम लेना है, ये सब, तो ये हो जाएगा CH3 इथेन। इसी प्रकार से कोई अल्काइन ले लो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन है 3 कार्बन का अल्काइन, तो इसमें फिर 2 बार H2 जोड़ना होगा। तो 2 बार मतलब ऐसे, एक बार H2 जोड़ोगे तो ये अल्कीन में बदलेगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। एक बार और जोड़ोगे, क्योंकि अभी भी डबल बॉन्ड है तो फिर से ओवरऑल बदलना सिंगल में है, तो डबल सिंगल में डायरेक्ट बदल जाएगा, लेकिन ट्रिपल वाला डायरेक्ट नहीं, पहले डबल में तब फिर सिंगल में, तो 2 बार एडिशन होगा। तो CH3 CH2 CH3 ऐसे करके रिएक्शंस हो जाएंगे। समझ गए बात को? तो ये थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रोजनेशन। उसके बाद जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, डालडा वगैरह जो होता है, या फिर कुछ कुछ वैसे प्लांट्स होते हैं जिसके बीज से ऑयल निकलता है, वेजिटेबल ऑयल। जैसे सरसों का ही तेल ले लो ना, तो सरसों का तेल वेजिटेबल ऑयल इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल से जब फैट बनाना हो तो उसका हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वह फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल्स ले लो,
वेजिटेबल ऑयल, इसमें हाइड्रोजन मिलाएंगे तो यह फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, 473 केल्विन फैट। तो ऑयल और फैट में अंतर समझ रहे हो ना। ऑयल का हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट जो होता है, मतलब रिड्यूस्ड प्रोडक्ट, वह कहलाता है फैट। तो मान के चलो कि इस ऑयल को आप डायरेक्टली लिए, मैंने खाना बनाए उस तेल से या और भी कुछ किए, पेट के अंदर गया, आप पेट में जो है हाइड्रोजन वाला भी कंपाउंड है हम लोग का, आप उससे भोजन किए तो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह मिला तो उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन है, या फिर पेट के अंदर एसिड है डाइल्यूट HCl तो भी तो हाइड्रोजन ही रिलीज करेगा यदि एसिड है तो वहाँ से हाइड्रोजन ऑयल के साथ कंबाइन करके बनाता है फैट, और यही फैट जो है फिर हम लोग का पेट में जमा रह जाता है, जिसके चलते आदमी का चर्बी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ जाएगा। ऑयल में कोलेस्ट्रॉल होता है तो बेसिकली इस कोलेस्ट्रॉल का रिडक्शन होता है और वो बदल जाता है किसमें, फैट में बदल जाता है। तो ये थे कुछ रिएक्शंस, पहले ही बताए कि बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है क्योंकि H2 बहुत रिएक्टिव स्पीसीज नहीं है। अब आता है डाईहाइड्रोजन का यूजेज ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो सबसे पहला कि यह रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। देखिए हम लोग कई रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज है, जैसे अमोनिया बनाने के लिए यूज होता है, वाटर गैस बनाने के लिए यूज होता है, मिथेनॉल बनाने के लिए यूज होता है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी डाईहाइड्रोजन का यूज किया जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि रॉकेट फ्यूल के रूप में भी इसका इस्तेमाल है, रॉकेट फ्यूल के रूप में, रॉकेट फ्यूल फॉर स्पेस रिसर्च। स्पेस में जो जाते हैं लोग अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए, तो रॉकेट में जो फ्यूल भरते हैं बेसिकली डाईहाइड्रोजन होता है, लेकिन प्योर नहीं। बोल रहा है कि रॉकेट फ्यूल फॉर स्पेस रिसर्च इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन के फॉर्म में। उसके बाद है यूज्ड इन द एटॉमिक हाइड्रोजन, यूज्ड इन द एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। चूँकि फ्यूल का काम कर रहा है तो एक स्पेशली टॉर्च ही होता है जिसमें एटॉमिक हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। और साथ ही साथ बोल रहा है कि ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग। वेल्डिंग के दुकान में जाते होगे तो ऑब्जर्व करना कि जो स्पार्कल वहाँ रहता है वह स्पार्कल बेसिकली रहता है एटॉमिक हाइड्रोजन या फिर ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च, जिससे कि वहाँ चिंगारी निकलता है, स्पार्क निकलता है। और फिर एक फ्यूल का तो काम कर ही रहा है, वो हम लोग देख ही रहे हैं ऐसे। तो यहाँ से जो है डाईहाइड्रोजन को कम्प्लीटली हम लोग समाप्त करते हैं। डाईहाइड्रोजन का प्रिपरेशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे पिछला लेक्चर में। आज देखिए डाईहाइड्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इससे अब बात आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है, प्रिपरेशन में तो हम बता ही दिए थे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और केमिकल रिएक्शंस में जो इम्पॉर्टेंट इससे हो जाता है वह इसका एक रिड्यूसिंग नेचर और एक मिथेनॉल का जो प्रिपरेशन था नॉन मेटल के साथ रिएक्शन, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इतना जो है आप लोग कर लोगे, बाकी को वैसे ही पढ़ लेना है, नोट्स में काफ़ी डिटेल में किया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डील करेंगे। धन्यवाद।